प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर के। नई क्लास है ये। इस क्लास में हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स फॉर फ्रिक्शनल चार्ज। यह बताएगा कि अगर एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से रब करें, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पे रब करें तो एक मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरे मटेरियल पे कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके लिए यह एक सीरीज है। इसमें मैं 15 मटेरियल्स के नाम दिया हूं आपको, जिसमें नायलॉन, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। इतने मटेरियल्स हैं। जो मटेरियल ऊपर होगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए, जो मटेरियल ऊपर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो मटेरियल नीचे होगा बिलो वाला, जो मटेरियल नीचे होगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। फिर से एक बार मैं एलिमेंट्स के नाम बताता हूं। फर, नायलॉन, सीलिंग वैक्स, ग्लास। तो इसको लर्न करने के FFSG। देन कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, CPSH। उसके बाद है वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन। तो उसके लिए लिखेंगे WMRR। और लास्ट में है एम्बर, सल्फर, एबोनाइट, ASE। एक बार फिर से मेरे साथ आप बोलेंगे FFSG, CPSH, WMRR, ASE। तो इसके फुल फॉर्म भी सबको याद होनी चाहिए। फर, नायलॉन, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। तो ये आपको सीरीज को लर्न करने के लिए इस तरह से मैं एक क्लू दे दिया हूं, एक हिंट दे दिया, एक ट्रिक है आपके पास। FFSG, CPSH, WMRR, ASE। तो अब मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं फर और ग्लास को अगर रब करूंगा तो फर ऊपर है और ग्लास नीचे है, तो फर पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ग्लास पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिल्क और एबोनाइट को रब करें, अगर सिल्क और एबोनाइट को रब करें तो सिल्क पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एबोनाइट पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे लर्न कर लेना चाहिए। और किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव आएगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कौन ऊपर है और कौन नीचे। जैसे मैं आपको एग्जांपल में एक बार फिर से समझा देता हूं। फर और ग्लास को रब करेंगे तो फर पर पॉजिटिव और ग्लास पर नेगेटिव। सिल्क और एबोनाइट को रब करेंगे तो सिल्क चूंकि ऊपर है इस सीरीज में, एबोनाइट नीचे है, इसलिए सिल्क पर पॉजिटिव और एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे देखिए क्या होता है कि कोई भी एटम है उसके अंदर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से समझिए। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज। तो न्यूट्रल कंडीशन में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि ना तो किसी ऐसा न्यूट्रल एटम हो
तो ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना तो ही उस पर निगेटिव चार्ज होगा, तो वो बैलेंस्ड होगा, यानी उस पर नेट चार्ज होगा 0। लेकिन अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बराबर होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब न्यूट्रल कंडीशन में एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए निगेटिव चार्ज से, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो नेट चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन कम हो जाए इलेक्ट्रॉन से, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा निगेटिव चार्ज से, इसका मतलब हुआ कि एटम हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो ये आपको लर्न करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा, तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन देने पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा, प्रोटॉन्स का नंबर अधिक हो जाएगा उससे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा निगेटिव चार्ज से, इसलिए वह एटम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी वह मटेरियल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अगर जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्रोटॉन कम रहेंगे और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब वह हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो बच्चों, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसे हम कहेंगे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं 9th में, जैसे ग्रेविटेशन, और कुछ चीज हम अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में समझते हैं कि हीट फ्लो कैसे होता है, ठीक है ना। दो चीज मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल, पहले एक वाटर फ्लो और दूसरा हीट फ्लो। वाटर का फ्लो किसके कारण होगा? जब क्या होगा, एक हाइट का डिफरेंस हो, और हीट फ्लो तब होगी जब हो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। जब हाइट का डिफरेंस होगा तभी वाटर फ्लो करता है, और जब हीट का फ्लो तब होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जैसे पानी अगर किसी टंकी में ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पाइप लगा हुआ है, तो वहां से यहाँ एक टैंक लगा दीजिए, इसमें पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा। पानी क्या करेगा? ऊपर से नीचे आएगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट का डिफरेंस। हाइट का जो डिफरेंस है, ऊंची वाली हाइट से नीचे वाले हाइट पर क्या होगा, पानी ऊंची वाली हाइट से नीचे वाली हाइट पर आ जाएगा। ऐसे ही आप एक रॉड ले लीजिए, रॉड के एक एंड को बर्नर की मदद से गर्म कीजिए, तो आप देखेंगे कि दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। पानी ऊंचाई से कहां आ रहा है? ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एक रॉड को गर्म कर रहे हैं, तो रॉड को गर्म करते समय ये एंड क्या हो जाएगा? ज्यादा गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। इसको अगर इस टेम्परेचर को अगर मैं T1 कह दूं, इस टेम्परेचर को मैं T2 कह दूं, तो मैं कहूंगा T1 ग्रेटर देन T2। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये वाला एंड भी गर्म होने लगेगा। इसका मतलब हीट यहाँ हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जा रही है। हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। वैसे ही पानी कहां से कहां आ रहा है? ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर, है ना। मोर हाइट से लेस हाइट की ओर, ज्यादा हाइट से कम हाइट की ओर, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि पानी के फ्लो के लिए, वाटर फ्लो के लिए हाइट का डिफरेंस जरूरी है, हीट फ्लो के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से हायर पोटेंशियल से, कैसा? हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल की ओर करंट जाती है, बहती है। लोअर पोटेंशियल की ओर करंट बहती है, करंट बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के लिए, ठीक है। जैसे फिर से समझिए, जैसे हाइट का डिफरेंस जरूरी है वाटर फ्लो के लिए, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है हीट फ्लो के लिए, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है करंट फ्लो के लिए। बात दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे फिर से समझिए, जैसे हाइट का डिफरेंस जरूरी है वाटर फ्लो के लिए, टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी है हीट फ्लो के लिए, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है करंट के फ्लो के लिए। अब आते हैं ये समझने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए पिछले क्लास में हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो समझने की जरूरत है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो समझिए, जैसे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तो यह जो पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो ये लाइक चार्ज हो गए, सजातीय आवेश, हिंदी में क्या कहते हैं तो सजातीय आवेश, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो अगर हम इस चार्ज को इधर से इधर लाएं, ठीक है, पॉइंट ए से बी की ओर लाएं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। मान लिया वो वर्क क्या है, WAB है, मान लिया वो वर्क WAB है। तो टेस्ट चार्ज क्या है, एक छोटा सा चार्ज है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो बहुत छोटा होता है, जो इसके फील्ड को प्रभावित ना करे, है ना। बात समझिए, टेस्ट चार्ज एक ऐसा छोटा सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट ना करे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे चार्ज है ना तो उसका एक फील्ड होगा, जहां तक ये अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फील्ड है, उस फील्ड को यह वाला चार्ज इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यानी यह जो Q है इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यह जो Q नॉट है यह इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यह बहुत छोटा चार्ज है। तो इस चार्ज को यहां से यहां लाने में जो वर्क किया जा रहा है वह वर्क है WAB, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन होता है कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक चार्ज को एक पॉइंट से यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे ही आपको ये कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि वह रिलेटेड किससे, वर्क से। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं इसका डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू points, potential difference between any two points in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive
फ्रॉम वन पॉइंट टू other against the electrostatic force. ठीक है. Potential difference between any two points in an electric field is defined as the work done in bringing a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force. ठीक है. तो क्या होता है, मान लीजिए Q नॉट का चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट है. Q नॉट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में जो वर्क डन है वह है WAB. तो यूनिट चार्ज को, यूनिट मतलब यूनिट चार्ज को एक पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में कितना वर्क होगा, WAB अपॉन Q नॉट. यही WAB अपॉन Q नॉट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V. ये जो डेल्टा टर्म है यह पोटेंशियल डिफरेंस को बताने के लिए यूज होता है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को हम लोग V से दिखाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा V का यूज करेंगे. अब पॉइंट A से पॉइंट B जा रहा है, यानी बाद में कौन सा पॉइंट आ रहा है, B, और पहले कौन सा पॉइंट है, A. तो डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA. तो डेल्टा V इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट. बात समझ में आई. ये है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आया. एक बार फिर से समझिए. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another in against the electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अब देखिए, अभी अगर आप सिर्फ पोटेंशियल की बात करेगा, किसी पॉइंट पर क्या है पोटेंशियल, जैसे मैं कहूं VB कितना है, ठीक है ना, VB कितना है, पोटेंशियल एट B कितना है, या पोटेंशियल एट A कितना है, ठीक है ना, पोटेंशियल एट B कितना है. तो देखिए, जब चार्ज अगर इनफाइनाइट पर होता है, इंफिनिटी पर होता है, अनंत पर होता है, अगर चार्ज कहाँ हो, इंफिनिटी पर या अनंत पर, यानी कि चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से बहुत दूर हो, कहाँ हो, बहुत दूर, इंफिनिटी पे. ठीक है, बहुत दूर यानी इंफिनिटी पर है. अगर यह पॉइंट A कहाँ है, इंफिनिटी पर है, तो VA क्या हो जाएगा, 0. हम मानेंगे कि इस सोर्स चार्ज का यहाँ पर इससे बहुत दूरी पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है. ठीक है, इसके इस चार्ज का, इस सोर्स चार्ज का यहाँ पर कोई भी असर नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पर नहीं है. तो VA को हम लोग इंफिनिटी पर हम लोग VA कितना मान लेंगे, 0. तो इसलिए हो जाएगा VB माइनस 0 इज इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है, यानी कि VB इज इक्वल टू W अपॉन Q. ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट में बी डिफाइंड एज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट में बी डिफाइंड एज वर्क done in bringing the charge from infinity to that point upon charge. ध्यान समझिए, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले आने में, अब यहाँ चार्ज, ये पॉइंट A यहाँ नहीं है, ये पॉइंट A कहाँ है, यहाँ इंफिनिटी पर. तो इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे ही हम लोग पॉइंट B पर पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट B तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लाने के लिए जो वर्क डन होगा उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे उस पॉइंट पर. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहूंगा
Electrostatic potential in an electric field may be defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electrostatic field, ठीक है, against electrostatic force. समझिए बात को. The electrostatic potential at a point may be defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force. ठीक है ना. My dear students, अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो हम लोग इसके पहले ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q. डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. W है वर्क डन और Q है चार्ज. अगर हम लोग डेल्टा V की जगह 1 वोल्ट रख दें, वर्क डन की जगह 1 जूल रख दें और चार्ज की जगह 1 कूलम रख दें, अगर ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. क्योंकि जूल होता है न्यूटन मीटर, तो हम इसे कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर कूलम. आगे 1 वोल्ट का डिफिनेशन हम लोग इसी फार्मूले से बना सकते हैं. हम कहेंगे कि the potential difference between any two points in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another against the electrostatic force. ठीक है, अगर हम लोग 1 जूल का कार्य करते हैं, 1 कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा. ठीक है. अगला टॉपिक है कि हम लोग यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच का, उसे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसे हम लोग मापते कैसे हैं. तो उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्टमीटर. ध्यान सुनिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर. ठीक है. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वोल्टमीटर. अब वोल्टमीटर से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मेजर कैसे करते हैं, उसका जवाब ये है कि वोल्टमीटर के दो टर्मिनल होते हैं. एक टर्मिनल पर प्लस लिखा होता है और दूसरे टर्मिनल पर माइनस लिखा होता है. तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल को जो करंट एलिमेंट है या जो रेजिस्टेंस का एलिमेंट है जिसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसके प्लस वाले को इसके प्लस से और इसके माइनस वाले को यहाँ एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. इसके प्लस वाले को एक एंड से और इसके माइनस वाले को एक एंड से कनेक्ट कर देते हैं. कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इस वोल्टमीटर का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम जानते हैं कि वोल्टमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है. वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग ज्यादा रखते हैं. देखिए, जब करंट मान लीजिए यहाँ से आएगी तो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी. ठीक है ना, वोल्टमीटर के अंदर भी जाएगी. लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वोल्टमीटर के अंदर ज्यादा करंट जाए. हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर के अंदर कम से कम करंट जाए. ठीक है. कम से कम करंट जाने के लिए इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ एक पॉइंट है कि वोल्टमीटर हैज हायर रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट. वोल्टमीटर को कम से कम करंट लेना है जिससे कि वह सर्किट से वोल्टमीटर को कम से कम करंट लेना होगा. इसके लिए हम लोग वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा रखते हैं. ठीक है. वोल्टमीटर को सर्किट से कम करंट लेने के लिए हम लोग वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते हैं. ठीक है. वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टमीटर सर्किट से करंट कम से कम लेगा और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू से हमें वोल्टेज की वैल्यू बताएगा. ठीक है. तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये सवाल है, 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है.
तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, या वोल्टेज जो है, ये इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर वोल्ट आता है ना, समझ रहे हैं? क्या नाम था उनका? इटालियन साइंटिस्ट का नाम था अलेजांड्रो वोल्टा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। एक चार्ज है 2 कूलम का, उसे हमें 118 वोल्ट से 128 वोल्ट की ओर ले जाना है, इसमें कितना वर्क डन होगा? तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो डेल्टा V कितना है हम लोग निकाल लेंगे, 128 माइनस, पहले हम लोग डेल्टा V निकाल लें, डेल्टा V इज इक्वल टू 128 माइनस 118 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ठीक है, चार्ज कितना है? Q है हमारा 2 कूलम का, W पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल, ये Q इधर आएगा तो हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। अब Q कितना है? 2 कूलम का, और V कितना है? 10 वोल्ट का। अब ध्यान से समझिए, 2 कूलम इंटू 10 वोल्ट क्या होता है? वोल्ट क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े ना, वोल्ट जो है वो क्या है? जूल पर कूलम। वोल्ट है जूल पर कूलम। अभी हम लोग यूनिट भी लिखे थे, तो उसमें लिखे थे जूल पर कूलम। और इस कूलम से इस कूलम, सी से सी कट गया, कूलम से कूलम कट गया, तो आ जाएगा 10 टू जा 20, और यूनिट क्या हो गया? जूल। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितना एनर्जी दिया जा रहा है टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, हर कूलम ऑफ चार्ज को पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, जो 6 वोल्ट की बैटरी से पास की कर रही है, उसे हम लोग कितनी एनर्जी है, बैटरी जो है वो कितनी एनर्जी देती है। तो हम लोग पहले लिखेंगे वोल्टेज कितना है, डेल्टा V कितना है? 6 वोल्ट। अच्छा, चार्ज कितना है? 1 कूलम है ना, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है, अगर हमसे एनर्जी कह रहा है तो जितना वर्क डन होगा वही एनर्जी होगी, है ना? तो वर्क डन कितना है? Q की जगह हम लोग 1 लिख देंगे, 1 कूलम, और डेल्टा V की जगह हम लोग लिख देंगे 6 वोल्ट्स। तो 1 कूलम और 6 वोल्ट कितना होता है? जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कट जाएगा, आ जाएगा 6 जूल। तो क्या होगा? वर्क डन अगर 6 जूल है, इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी इज 6 जूल। ठीक है, आंसर क्या है? 6 जूल। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू अदर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। जैसा कि हम जानते हैं बैटरी के 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर 250 जूल वर्क की जरूरत है ट्रांसफर करने के लिए 20 कूलम चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की ओर। ठीक है, 250 जूल वर्क किया जा रहा है बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस B डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, तो W कितना है? 250 जूल, ध्यान रख दीजिए 250 जूल, और चार्ज Q कितना है? 20 कूलम। तो 0 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 25/2 जूल पर कूलम, तो ये आ जाएगा 12.5। अब जूल पर कूलम कितना होता है? वोल्ट होता है, तो 25, अब हमें पूछा है वोल्टेज ना, हाँ ठीक है,
तो इतना वोल्ट्स। तो आंसर कितना है, हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12.5 वोल्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इस टॉपिक के जस्ट पहले पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए या फिर चार्ज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। उसी का हम लोग यूज करेंगे जो इससे पहले हम लोग जो पढ़ लिए हैं, उसी से हम लोग डिफिनेशन बनाते हैं कि व्हेन टू चार्ज बॉडीज at different electric potentials are connected by a metal wire, the positive charges flow from higher potential to lower potential. The positive charges flow from higher potential to lower potential. ध्यान सुनिए, when two charged bodies at different electric potentials are connected by a metallic wire, the positive charges flow from higher potential to lower potential. Positive charges higher potential से lower potential की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यही जो चार्ज का मोशन है, चार्ज का मूवमेंट है, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए, जैसे अगर हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं वहां हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसकी जो स्पीड है वह डिफाइंड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट है, यह डिफाइंड होती है कितना चार्ज चला गया यूनिट टाइम में। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इसका क्रॉस सेक्शन है ना, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर गया एक सेकंड में, उसे ही हम लोग कहते हैं करंट आई। ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस को ही तो कह रहे हैं करंट। चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। बात समझिए, चार्ज क्या है, करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट है चार्ज अपॉन टाइम। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. देखो बच्चों, अगर Q चार्ज पास होता है T टाइम में, या ऐसे लिखिए कि यदि T टाइम में चार्ज पास होता है Q, तो यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में चार्ज पास होगा Q अपॉन T। एक सेकेंड में किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना करंट चला जाता है उसे ही तो हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट I इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब अगर SI यूनिट लिखेंगे करंट का तो वो होता है एम्पियर। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब अगर हम करंट को 1 एम्पियर कह दें, चार्ज को 1 कूलम रखें, टाइम को 1 सेकेंड रखेंगे, तो 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। याद रखिए, 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ करंट। तो करंट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एन एमीटर, एक एमीटर क्या है, यू कैन से द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एमीटर। अब
एमीटर से करंट का मेजरमेंट करते कैसे हैं, हाउ टू यूज एमीटर, ठीक है, हाउ टू मेजर करंट थ्रू द वायर यूजिंग एन एमीटर। तो इसका जवाब है कि एमीटर को जो भी वायर है, जो भी कंडक्टिंग वायर है, जिसके क्रॉस हमें जिससे होकर गुजरने वाला करंट हमें मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एमीटर को उस वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, यानी एमीटर को उस वायर से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एमीटर को वायर से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान समझिए, अब जितना भी करंट फ्लो कर रहा होगा, यह एमीटर का जो डायल है उसके ऊपर हमें करंट की वैल्यू मिल जाती है, वो हमें जैसे 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है, उस करंट की वैल्यू हमें एमीटर के डायल पर मिल जाती है। अब हमने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा रख देते हैं ताकि वोल्ट मीटर में करंट कम से कम जाए, ठीक है। वोल्ट मीटर का कंस्ट्रक्शन करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं जिससे वोल्ट मीटर में जाने वाली करंट कम से कम हो, ठीक है, यानी वोल्ट मीटर कम से कम करंट लेकर के काम करे, ठीक। लेकिन यहाँ पर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। ऐसा क्यों करेंगे, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा और एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम, क्यों ऐसा, इसका कारण ये है कि एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखें ताकि जो सर्किट में करंट बह रही है उसकी वैल्यू को यह एमीटर अफेक्ट ना करे, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम रखते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, बैटरी का प्लस बैटरी का माइनस ऐसे है। अब अगर हमें इस एलिमेंट में चाहिए कि इसमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट गुजर रहा है, तो उस करंट की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ले आकर के एक एमीटर रख देंगे, ठीक है, एमीटर को रख लिया। अब इसका खुद का रेजिस्टेंस है, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है, इस एमीटर का भी रेजिस्टेंस है। अगर ये एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो करंट ड्रॉ हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं ताकि ये जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। अगला पॉइंट, अगर हमें किसी सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो रखना है, फ्लो ऑफ करंट को कंटिन्यू रखना है, यानी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखना है, ठीक है, तो करंट के फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग के लिए सबसे आसान उपाय है या तो हम लोग एक बैटरी का, या तो हम लोग एक सेल का यूज करें या एक बैटरी का यूज करें। तो आपको पता है सेल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे भी सीखेंगे। तो सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। या तो एक बैटरी या एक सेल का यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेल का यूज किया, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और सेल का नेगेटिव टर्मिनल, इससे एक कंडक्टिंग वायर मेटल का वायर लिया और जो बल्ब है, मान लीजिए एक बल्ब को हम लोग को ग्लो करना है, तो बल्ब के एक टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को ले आकर के कनेक्ट कर दिया जाता है और सर्किट में फ्लो ऑफ करंट होता है। यह सर्किट या बल्ब क्या होगा, लगातार ग्लो करेगा। तो इस तरह से हम लोग फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करते हैं। अब एक टॉपिक आता है कि यह जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वह क्या है। तो मैं पहले ही आपको बताया हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी इधर से इधर ही होगी। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है वही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की। अगर निगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो इसकी अपोजिट होगी। यह होगा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन।
ध्यान समझिए, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की भी वही डायरेक्शन होगी। अगर निगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट होगी। समझ में आई बात? तो यह एक कन्वेंशन है, यह एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, इसके ऊपर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट ने एक कन्वेंशन बनाया, ठीक है। हमारे पहले जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट थे उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी और निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को लिया जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है हाउ द करंट फ्लोज इन वायर। किसी वायर में करंट का फ्लो कैसे होता है? तो किसी वायर में करंट का फ्लो किसके कारण से होगा? देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर, तीन तरह के मटेरियल है हमारे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए हम लोग मेटालिक वायर्स का यूज करते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सभी का, ठीक है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम इनका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। अब मान लीजिए कि यह एक कंडक्टर है जिसके क्रॉस कोई सेल नहीं है, when no cell is connected across, या बस इतना बोल सकते, when no cell is connected, अगर कोई सेल इसके एंड्स के क्रॉस कनेक्ट नहीं हो रहा है तब ये है। और एक और मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं जिसमें when the ends of wire, when the ends of wire are connected to a बैटरी और सेल, ठीक है। तो जब ये जो एंड्स है वह किसी भी सेल से कनेक्टेड नहीं है तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं निगेटिव से दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यह इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है, ठीक। और इसमें भी है, इसमें भी दिखा देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जब कोई सेल नहीं कनेक्ट होगा तो मान लीजिए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये रैंडम मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। ठीक, रैंडम मोशन में कोई भी किधर भी जा रहा है ना, कोई भी किधर भी जा रहा है। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन ले लें, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो नेट फ्लो, जितने इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, जितने इधर जाएंगे उतने इधर जाएंगे, तो नेट फ्लो क्या हो गया चार्ज का? जीरो। इसलिए जब कोई सेल कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए कोई वायर ऐसे ही पड़ा हो, ऑल्दो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई मेटालिक वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, पर उसको छूने पर झटका महसूस नहीं होगा, ठीक है। मान लो एक वायर ले लिया जाए, ठीक है, मान लो एक वायर है, जैसे मान लो ये एक वायर है, तो ये वायर को छूने पर, यहां पर कोई इसको मान लो इसका एंड ओपन है, तो इसको छूऊंगा मुझे कोई करंट महसूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी नेट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, है ना,
इसलिए उससे कोई इलेक्ट्रॉन का एक नेट फ्लो नहीं है। अगर एक नेट फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई सेल वायर से कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती है। When ends of wire are connected to a cell, तो मान लो ये वायर है, इसके एंड्स क्या है, यहां पर एक सेल से कनेक्ट कर दिया मैं, ठीक है। अब सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल, सेल का ये नेगेटिव टर्मिनल। एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सजातीय आवेश हम एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, जो निगेटिव टर्मिनल है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। तो अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें, तो अभी इस समय तो हमें कोई भी करंट नहीं मिल रही थी, लेकिन जब ये इसके टर्मिनल्स कनेक्ट हो गए हैं किसी सेल या बैटरी से, तो ये हम देखेंगे कि एक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो इस तरह से बैटरी के कनेक्ट करने के कारण से हमें कंडक्टर में एक नेट करंट मिलती है, ठीक है।